हाँ तो मेरी प्यारी फैमिली, मैं मिस्टर एक्स लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक ऐसी भयानक आप बीती जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। ये स्टोरी एक ऐसे जवान लड़के की है जो अभी जवानी के जोश में ही है और एक कंपनी में उसकी नई नई जॉब लगी है। उनका नाम है शिवम। तो मैं आपको बता दूं कि शिवम उत्तर प्रदेश के चंदौसी के रहने वाले हैं और इनकी खुद की लाइफ में एक बहुत ही भयानक आपबीती हो चुकी है। इनका एक दोस्त और उनके साथ काम करने वाली एक लड़की एक बार अपने काम के सिलसिले में एक साइट पर जाते हैं और वहां पर एक ऐसी आत्मा के चंगुल में फंस जाते हैं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। और यही हुआ भी। उन्होंने अपने एक साथी को उस घटना में हमेशा के लिए खो दिया। आज भी जब शिवम इस हादसे को याद करते हैं तो मारे दशहत के उनकी नसें अंदर तक सिहर उठती हैं। हालांकि शिवम कभी भी इन चीजों को नहीं मानता था और न ही वो इन चीजों की ओर ध्यान दिया करता था। उसे तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। लेकिन जब उसके सामने अचानक से ये सब चीजें हुई, अगर कोई दूसरा अपने मुंह से इन बातों को शिवम को सुनाता तो शायद शिवम को यकीन नहीं आता। लेकिन उसने अपनी खुद की आंखों से जो भयावह चीजें देखी, इन्हें वो कैसे नकार सकता था। तो मैं चाहता हूं कि इस स्टोरी को आप शिवम के पर्सपेक्टिव से ही सुने तो शायद ज्यादा बेटर रहेगा। तो जो भी साथी स्टोरी सुन रहे हैं वो एक बार अपना प्यारा सा कमेंट करके मुझे बता दे। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवम है। मैं उत्तर प्रदेश के चंदौसी का रहने वाला हूं और रियल एस्टेट में एक एसोसिएट के रूप में काम करता हूं। मेरे अंडर काफ़ी टेलीकॉलर काम करते हैं जिनमें अधिकतर लड़कियां होती हैं। हमारी पूरी एक टीम होती है। अपनी टीम का मैं अकेला एसोसिएट नहीं था, बल्कि मेरा एक साथी था जिसका नाम जय था। हमारी टेलीकॉलर में ही एक लड़की थी निधि और जय एक दूसरे को पसंद करते थे। इस बात से मुझे काफ़ी आपत्ति थी क्योंकि मैं व्यापार और प्यार को साथ लेकर चलना पसंद नहीं करता था। मेरे काम में कुछ इस तरह था कि हम एक बिल्डर के लिए काम करते थे। टेलीकॉलर हमें क्लाइंट बताते थे और हम उन्हें प्लॉट दिखाकर आते थे। उसके बाद डील पक्की होती है। उस समय हमारी 2 साइट पर काम चल रहा था जो कि शहर में ही थी। वह 2 साइट लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। इस बीच हमें पता चला कि हमारे शहर से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर एक नई साइट लॉन्च होने वाली है। उस साइट के आसपास एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी थी, इसलिए सभी को लगा कि वह प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रहेगा। हम भी उसके लिए बहुत एक्साइटेड थे। हमारी कंपनी के काफ़ी लोग वो साइट को देखकर आ चुके थे, लेकिन मैं और जय अभी तक वहां नहीं गए थे। हम भी उस जगह को देखना चाहते थे क्योंकि हमने सुना था कि वो अब तक की सबसे अच्छी साइट होगी। इसलिए एक दिन हमने वहां जाने की सोची थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। मुझे आज भी अच्छे से याद है, मैं अपने घर पर सोया हुआ था। सुबह के 9 बज रहे थे। मेरे फोन पर बार बार घंटी बज रही थी। मम्मी ने मुझे उठाया और कहा, अरे शिवम, फोन देख ले, कब से बजे जा रहा है, या तो इसे स्विच ऑफ कर दे। मैं नींद से जागता हुआ बोला, अरे यार मम्मी, मैं तो बड़ा ही परेशान हूं, मैं ये कंपनी छोड़ दूंगा। मेरी मम्मी ने कहा, हाँ, फिर घर बैठे रहना और बाप की कमाई खाना। बस ये सुनते ही मेरी नींद पूरी तरह से खुल गई क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था। फिर मैंने फोन उठाकर देखा तो कम से कम 6 से 7 मिस कॉल पड़ी थी जो कि जय की थी। मैंने सोचा, जय को क्या हुआ, इतनी सुबह इतनी सारी मिस कॉल कर दी। मैंने उसे कॉल बैक की। हेलो जय। जय ने कहा, अरे यार कहाँ था, कितनी देर से तुझे फोन कर रहा हूं। मैंने कहा, हाँ वो तो मुझे दिख गया, लेकिन मुझे बार बार फोन क्यों कर रहा था, क्या बात हो गई। जय ने मुझसे कहा, क्या बात हो गई, अरे भूल गया क्या, आज हमें रेड रोज साइट देखने जाना है, आज का प्लान बनाया था ना। मैं चौंकते हुए बोला, अरे हाँ यार, मेरे तो दिमाग से ये बात निकल ही गई थी। मुझे लगा आज संडे है तो घर पर आराम करूंगा। अच्छा, तू बस 5 मिनट रुक, मैं जल्दी से नहा धोकर आता हूं। जय बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना, और हाँ नाश्ता करके मत आना, रास्ते में ही कुछ खा लेंगे। मैं जल्दी जल्दी नहाने चला गया। मैं यही सोच रहा था कि आखिर मैं भूल कैसे गया कि आज हमें साइट देखने जाना है। खैर, मैं जल्दी से घर से निकला।
अब मैं और जय दोनों एसोसिएट तो थे। हमारे पास हमारी खुद की कार नहीं थी, केवल बाइक ही थी। इसलिए हमने अपने डायरेक्टर सर की एक कार ले ली और ऐसा अक्सर हम लोग कर लिया करते थे। हमें कहीं दूर जाना होता था तो हम सर से ही उनकी कार ले लिया करते थे। उनके पास 2-3 कारें थी तो वह आराम से 1 दिन या 2 दिन के लिए हमें अपनी कार दे देते थे। उस दिन भी हमने अपने डायरेक्टर सर की कार ली। मैं और जय सीधे ऑफिस पहुंचे। वहां जाकर हमने सर से कार की चाबी ली और निकल पड़े। कार जय ही चला रहा था। हम लोग अभी ऑफिस से थोड़ा दूर चले ही थे कि जय ने एक पेट्रोल पंप के पास गाड़ी रोकी। मुझे लगा शायद जय गाड़ी में पेट्रोल डलवाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने देखा कि निधि आई और हमारी कार में बैठ गई। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैंने अचंभे से पूछा, निधि तुम? निधि कुछ कहती उससे पहले ही जय बोला, हाँ वो मैंने बुलाया है। मैंने जय की तरफ गुस्से से देखा। वह मुस्कुराता हुआ बोला, अरे यार, मैं तुझे बताना भूल गया था। मैंने तुझे सुबह इतना फोन किया लेकिन तूने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। अब मैं उस समय जय से क्या ही कहता, इसलिए मैं गुस्से का घूंट पीकर शांत बैठ गया। कुछ देर बाद जय ने गाड़ी रोकी और कहा, यार शिवम, तू पीछे चला जाना। यह सुनकर मुझे अब और गुस्सा आने लगा। वही निधि पीछे बैठे बैठे मुस्कुरा रही थी। इन लोगों की हरकत पर मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरा मन किया कि मैं वापस घर चला जाऊं और इनसे कह दूं कि तुम दोनों ही जाकर प्लॉट देखाओ। लेकिन इस तरह की हरकत करते हुए अच्छा नहीं लगता। निधि भी मेरी टीम की लड़की थी। अब तो मैं वापस घर जाने का इंतजार कर रहा था क्योंकि जय को मैं बहुत सुनाने वाला था। मैं पूरे रास्ते मन में घुसा लिए बैठा रहा। वहीं दूसरी ओर वे दोनों हल्के हल्के कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे। अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि 2 आशिकों के बीच में कबाब में हड्डी बनूं। इसलिए मैंने अपनी ब्लूटूथ निकाली और सॉन्ग सुनने लगा। सफ़र थोड़ा लंबा था, इसलिए मुझे उबासी आने लगी। ऊपर से मैं घर से नाश्ता भी करके नहीं आया था, इसलिए मेरी नींद भी नहीं खुली थी। हालांकि जय ने कहा था कि रास्ता में ही कहीं नाश्ता कर लेंगे, लेकिन निधि के आने के बाद उसे कुछ याद नहीं था और फिर मैंने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरा मूड खराब हो चुका था। सॉन्ग सुनते सुनते मेरी आंख लग चुकी थी। तभी मैंने देखा कि हमारी कार धीरे धीरे अंधेरे में जाती जा रही है। आसमान में काले बादल छाने लगे हैं। समझ नहीं आ रहा था कि रात हो रही थी या बादलों की वजह से अंधेरा था। मेरे कानों में लगे ब्लूटूथ से बहुत सुरीली आवाज आ रही थी। धीरे धीरे वह आवाज एक भयंकर आवाज में बदलती गई। पता नहीं वो कौन सी भाषा थी, लेकिन धीरे धीरे वह मीठी सी आवाज एक चीखती आवाज में बदल गई और मैं भी चीख कर अपनी जगह से हिला। मुझे चीखता देख जय ने तुरंत ब्रेक लगाया। जैसे ही मेरी आंख खुली तो सब कुछ सामान्य था। मैंने कार के बाहर देखा तो बाहर अच्छी खासी धूप थी, लेकिन मैं पसीने से भीगा हुआ था। मुझे बहुत प्यास भी लग रही थी। जय ने मुझसे पूछा, क्या हुआ भाई? मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे पानी चाहिए। जय ने मुझे पानी की बोतल दी। मैं कार से उतरा, अपना चेहरा धोया और थोड़ा पानी पिया। जय ने मुझसे पूछा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ सही है, बस यूं ही अचानक। फिर जब मेरी नज़र निधि पर गई तो मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए मैंने इस बात को वहीं ख़त्म किया और कहा, चल यार, अब कितनी दूर रह गया है? जय ने कहा, बस मुश्किल से 15 से 20 मिनट का रास्ता और होगा। आखिरकार 15 से 20 मिनट बाद हमारे सामने एक काफ़ी बड़ा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा हुआ था रेड रोज ड्रीम। हम लोग रेड रोज साइड पर पहुंच गए, जो कि काशीपुर रामनगर हाईवे पर पड़ती थी। वहां पहुंचते पहुंचते मौसम ने करवट ले ली थी। जहां अभी तक धूप नजर आ रही थी, अब धीरे धीरे बादल छाने लगे थे। फिलहाल वह जमीन पूरी तरह से खाली थी। वहां केवल नींव रखी गई थी। दूर दूर तक अभी कुछ नहीं था, क्योंकि बिल्डर ने वह जमीन हाल फिलहाल में खरीदी थी। अभी काम करने में सालों लग जाते। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि यहां तो सब कुछ खाली पड़ा है। आसपास जंगल या खेत ही खेत है। मैंने जय से पूछा, क्या यहां हमारी साइट चल जाएगी? जय ने कहा, हाँ यार, ये तो शहरी इलाके से काफी दूर है, इसे डेवलप होने में तो काफी समय लग जाएगा। मैंने कहा, हो सकता है बिल्डर को इसमें कोई फायदा हो रहा होगा, इसलिए इस जगह जमीन ले ली।
जय बोला, वह तो सब सही है, लेकिन जमीन तो हमें ही बेचनी होती है। ऐसी जमीन को बेचने में हमें ही दिक्कत आती है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? चल थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते हैं, पूछते हैं किसी से यहाँ का आसपास का माहौल कैसा है। निधि ने कहा, लेकिन सर यहाँ आसपास तो कोई है ही नहीं। मैंने कहा, आसपास खेत हैं, हो सकता है कोई ना कोई नजर आ जाए। हमने अपनी कार अपनी साइट के अंदर ही किनारे पर खड़ी कर दी। मैं और जय नींव रखी हुई दीवारों को देखने के लिए चलने लगे। निधि हमारे पीछे पीछे आ रही थी। मौसम सुहावना होने की वजह से हमें पैदल चलने में और भी मजा आ रहा था। कभी कभी तेज हवा के झोंके आ रहे थे जो मन में ताजगी पैदा कर रहे थे। हम लोग अपनी कार से काफी दूर आ चुके थे, मतलब हम मेन हाईवे से काफी अंदर जा चुके थे। एक नजर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे मेरी कार बहुत ही छोटी दिखाई थी। मैं समझ गया कि काफी आगे आ चुके हैं। मैंने जय से कहा, जय, मुझे नहीं लगता ये एरिया हमारी साइट का है। इतना बड़ा एरिया बिल्डर सर तो नहीं लेंगे। जय बोला, हो सकता है कि वह नींव पड़वाना भूल गए हों। मैं भी यही सोच रहा था कि इतनी बड़ी जगह कैसे ले ली। मौसम सुहाना होने की वजह से हमने इस बात की परवाह नहीं की थी कि हम कहां तक आ गए हैं। बस खुला आसमान, आसपास हरियाली मन को भा रही थी, इसलिए चले जा रहे थे। अचानक बादलों का रंग गहरा काला होता गया। मैंने जय से कहा, जय, मुझे लगता है बारिश होने वाली है। चल यार, वापस चलते हैं, यहां अब और कुछ देखने को नहीं है। हम लोगों ने वापस चलना शुरू ही किया था कि हमें किसी के रोने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जय ने हैरानी से मुझसे कहा, अरे ये कैसी आवाज है? निधि ने कहा, लगता है कोई मुश्किल में है। मैंने घने पेड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, और ये आवाज उधर से आ रही है। जय बोला, चलो चलकर देखते हैं कौन रो रहा है। मैंने आसमान को देखते हुए कहा, यार जय, क्या किसी के चक्कर में पड़ना? मुझे मौसम खराब लग रहा है, वापस घर चलते हैं। निधि ने कहा, लेकिन एक बार देखने में क्या बुराई है? इस तरह से किसी को परेशानी में छोड़कर जाना सही बात नहीं है। जय निधि की नजरों में अच्छा बनने के लिए कहता है, हाँ यार शिवम, चल एक बार चलकर देख लेते हैं। अब जब दो लोग राजी थे तो मैं क्या मना करता। मैंने भी कहा, ठीक है चलो। हम लोग 2-4 कदम आगे बढ़े ही थे कि बारिश की मोटी बूंदें गिरना शुरू हो गई। मैंने तुरंत कहा, अरे यार चलो वापस चलते हैं, कहां चक्कर में पड़ रहे हैं, अब तो बारिश भी हो गई है। तभी मेरी बात को काटते हुए निधि ने कहा, आवाज ज्यादा दूर से नहीं आ रही है, एक बार देखने में क्या बुराई है। और सच में वह आवाज बहुत तेज हो चली थी। ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे सामने ही बैठकर विलाप कर रहा है। मेरे मन में एक डर था, लेकिन हम 3 लोग थे, इसलिए मैंने आगे बढ़ने के लिए हामी भर दी। चलते चलते मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि हमारी कार अपनी जगह पर नहीं थी। मैंने तुरंत कहा, जय, हमारी कार। जय और निधि ने भी तुरंत पलटकर देखा। जय ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई तो उसे भी कार कहीं नहीं दिखी। जय ने भी हैरानी से कहा, अरे कार कहां गई? जय और मैं वापस कार की तरफ बढ़े, क्योंकि वह कार हमारी नहीं थी, डायरेक्टर सर की थी। इस तरह से कार का गायब होना हमारे लिए टेंशन बढ़ा रहा था। लेकिन जैसे ही हम कुछ कदम आगे बढ़े, बारिश की सफेद बूंदें लाल बूंदों में बदल गई। हमें नहीं पता कि आखिर वह क्या था, लेकिन वह गाढ़ा लाल पदार्थ था। इस तरह से लाल रंग की बारिश देखकर हम थोड़ा घबरा गए थे, क्योंकि माहौल डरावना हो चुका था। हम लोग तुरंत पेड़ की आड़ में खड़े होने के लिए भागे, क्योंकि मैंने सफेद शर्ट और काली पैंट पहन रखी थी, इसलिए मेरी शर्ट काफी जगह से लाल हो गई थी, जो देखने में घिनौनी लग रही थी। निधि ने भी डर के मारे अपनी आंखें चौड़ी की और मुंह पर हाथ रख लिया। जय ने कहा, यार ये क्या बला है? ये लाल बारिश है या खून की बारिश है? मैंने कहा, अरे नहीं, कभी कभी बारिश में धूल के कण होने की वजह से भी बारिश का रंग लाल हो जाता है। तभी निधि ने कहा, इतना लाल और इतना गाढ़ा? ये सुनकर मैं शांत रहा, क्योंकि ये सच में सोचने वाली बात थी। फिर मैंने कहा, मैं तुमसे कब से कह रहा था, चलो वापस चलते हैं। अब हमारी कार भी वहां से गायब है, पता नहीं कौन ले गया। जय कहता है,
भला ऐसे कौन ले जाएगा? चाबी तो मेरे पास है। मैंने एक नज़र निधि की तरफ देखा और फिर गुस्से से आसमान की तरफ देखा। जय समझ गया था कि मुझे निधि की वजह से भी बहुत गुस्सा आ रहा है। जय सिर नीचे झुकाए खड़ा था। एक तो हम खुद मुसीबत में फंस गए और हमारे साथ एक लड़की भी थी। हमें अपनी चिंता नहीं थी बल्कि निधि की थी। हम पेड़ के नीचे खड़े थे, लेकिन पेड़ ज्यादा घना भी नहीं था कि बारिश की बूंदों से बचा जा सकता। लेकिन तभी हमें चर्र चर्र की आवाज आने लगी, जैसे कोई चीज टूट रही थी। तभी जय ने मुझे और निधि को जोर से धक्का दिया। हम तीनों एक साथ अपनी जगह से हटे और हमारी जगह पर पेड़ का मोटा तना आकर गिरा। यह देखकर मैं दंग रह गया। तभी हमारी नजर उस पेड़ के दूसरे तने पर पड़ी। मैंने देखा कि वो भी धीरे धीरे नीचे झुक रहा है और अब उसमें से भी चर्र चर्र की आवाज आ रही है। मैंने तुरंत कहा, जय यहां से निकलो, मुझे लगता है ये पूरा पेड़ ही गिर जाएगा। मैं, जय और निधि तुरंत वहां से और अंदर जंगल की तरफ जाने लगे। तभी हमें एक पुराना घर दिखाई दिया। घर अच्छी खासी जगह में फैला हुआ था और 2 मंजिला था। देखने में वह घर काफी सालों पुराना लग रहा था। आसपास काफी झाड़ियां उगाई थी। दीवारों पर खाई जम चुकी थी। जय ने कहा, देखो वो कोई घर है, चलो वहीं चलते हैं। इस बारिश से तो वह खंडहर ही सही। मुझे भी यही सही लगा। हम तीनों भागते हुए उस खंडहर तक पहुंचे। वहां 2 किवाड़ वाला दरवाजा था। इसमें से एक दरवाजा खुला हुआ था जो लगभग टूटा था और लटक रहा था। लकड़ी का वो दरवाजा पूरी तरह से गला हुआ था। जैसे ही मैंने उस दरवाजे को पूरा खोलना चाहा, दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया। उसके नीचे गिरने से हम तीनों ही चौंक गए और डर गए। जय बोला, आराम से भाई, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने कहा, मुझे तो ये किसी और की प्रॉपर्टी भी नहीं लगती है। इतना पुराना घर टूटा फूटा, पता नहीं इसका मालिक जिंदा भी होगा या नहीं। निधि ने कहा, अगर जिंदा होता था तो यहां जरूर आता। जब हम लोग अंदर गए तो अंदर गहरा अंधेरा था और अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे सीलन की आती है। उस घर में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पानी पड़ा हुआ था। जब हमने छत की ओर नजर घुमाई तो छत में भी कई जगह छेद हुए थे। हम समझ गए कि ये पानी वहीं से आया है। हम तीनों ने अपने अपने मोबाइल की टॉर्च जला ली और फिर हमने उस घर का जो नजारा देखा, हम खुद भी दंग रह गए। वहां एक नहीं, अनेकों छिपकलियां थीं। जहां टॉर्च मारते वहां छिपकली ही नजर आती। निधि की तो चीख निकल गई। वह तुरंत उस घर से बाहर भागी। जय उसे संभालने के लिए बाहर गया। उस घर में बरामदा और नीचे 2 कमरे थे। बरामदे में ही एक खिड़की बाहर दाईं तरफ खुल रही थी। बाईं ओर एक जीना जा रहा था। उसकी हालत भी जर्जर थी। कहीं कहीं से पानी टप टप करके गिर रहा था। मैं धीरे धीरे जीने के ऊपर चढ़ता गया, लेकिन हैरान करने वाली एक बात थी कि अब वो रोने चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही थी। मेरा ध्यान जैसे ही इस बात पर गया, तब तक मैं पूरा जीना पार कर सबसे ऊपर की सीढ़ी पर पहुंच चुका था। अब जीना खत्म होकर दाईं तरफ थोड़ी जगह खुली और फिर 2 कमरे बने हुए थे। दोनों कमरों के दरवाजे खुले हुए थे और एक कमरे में थोड़ी रोशनी हो रही थी। जीने और उन कमरों के बीच की जगह खुली हुई थी, मतलब छत नहीं थी। मैंने बारिश की बूंदों की ओर देखा कि कहीं वो लाल तो नहीं है, लेकिन बारिश सामान्य थी। मैं लंबे लंबे कदम रखता हुआ उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से थोड़ी रोशनी आ रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे की चौखट पर पहुंचा, मैं डर के मारे चीख पड़ा। वहां एक 70-80 साल के आसपास एक पतली सी बुढ़िया खड़ी थी, जिसकी कमर पूरी तरफ झुकी थी। आंखें बिल्कुल अंदर धंस चुकी थीं। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। शरीर पर एक मैली और फटी पुरानी साड़ी पहन रखी थी। मुझे चीखता देख वो बुढ़िया भी चीखी, तो उसके मुंह को देखकर मैं और भी ज्यादा डर गया, क्योंकि मुंह में एक भी दांत नहीं था। मेरी चीख सुन जय मुझे ढूंढता हुआ ऊपर आ गया। जब तक जय ऊपर आया, तब तक वह बुढ़िया और मैं शांत हो चुके थे। मैं घबराता हुआ बोला, तुम कौन हो? वो बढ़िया तुतलाते हुए बोली, तुम कौन हो? मैंने हकलाते हुए कहा, मैं शिवम हूं। जय ने चौखट पर खड़ा देख मुझसे कहा, अरे शिवम, क्या हुआ? क्यों चीखे तुम? तभी उसकी नजर मेरे सामने खड़ी बुढ़िया पर पड़ी। जय ने हैरानी से उसे देखा और मेरे पास आया। जय ने हल्के से मुझसे पूछा, कौन है ये? तब वह बुढ़िया खुद ही बोली,
यह सवाल मुझे पूछना चाहिए, तुम लोग कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? जय बोला, अच्छा तो यह खंडहर आपका घर है। उस घर को खंडहर बोलने पर बुढ़िया का मुंह सिकुड़ गया। तभी जय ने बात को संभालते हुए कहा, माफ करना, वो थोड़ा पुराना है ना, आप इसकी मरम्मत क्यों नहीं कराती? तभी आसमान में जोर की बिजली कड़कड़ाई। उसे सुनकर हम दोनों तुरंत कमरे के अंदर घुस गए। उस बुढ़िया ने एक बार फिर हमें गुस्से से घूरा। मैंने कहा, अम्मा बाहर मौसम खराब है। तब उस बुढ़िया के मुंह पर शांत भाव आए। मेरे मोबाइल की टॉर्च अभी भी जल रही थी, जिसकी रोशनी कमरे में पड़े सामान पर पड़ रही थी। वहां जमीन पर एक पुराना गद्दा पड़ा था, जिसमें से रुई बाहर निकल रही थी। एक मटका था और उसके ऊपर एक मिट्टी का गिलास रखा था। आसपास कुछ खाने पीने का सामान भी पड़ा था। कमरे में कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। कुछ पोटलियां दीवारों पर टंग रही थी। मटके को देखकर मुझे प्यास लगने लगी। मैंने उसे बुढ़िया से कहा, अम्मा मेरा गला सूख रहा है, क्या एक गिलास पानी मिल जाएगा? उसे बुढ़िया ने हाँ में सिर हिलाया और फिर हिलती हुई झुककर चलती वह उस मटके से पानी निकालने लगी। उसी समय मैंने कहा, जय, निधि कहाँ है? उसे कहाँ छोड़ आए? जब मैंने यह सवाल जय से किया था, तब मैंने उस बुढ़िया के चेहरे पर एक बात नोट की थी कि वह मुस्कुरा रही थी। उस समय मैं नहीं समझ पाया कि आखिर उस बुढ़िया की मुस्कान के पीछे क्या वजह है, लेकिन मेरे सवाल पर जय घबरा कर बोला, अरे हाँ, वो तो नीचे थी। वो छिपकलियों के डर से घर के अंदर नहीं आ रही। 1 मिनट में उसे ऊपर लेकर आता हूं। जय बाहर चला गया। अब भी बारिश उतनी ही जोरों से पड़ रही थी जितनी जोरों से तब पड़ रही थी जब हम यहां पर आए थे। जय तो बाहर चला गया, लेकिन मैं अभी भी उस बुढ़िया के कमरे में बैठा था। मुझे अभी भी वहां सीलन जैसी गंध आ रही थी। मैं बार बार अपनी नाक पर हाथ रख रहा था। फिर मैंने अपना मोबाइल देखा तो उसमें केवल 30% बैटरी रह गई थी। मैंने सोचा फोन की टॉर्च को ऑफ कर देता हूं, कहीं सारी बैटरी खत्म ना हो जाए। मैंने कमरे पर एक नजर अच्छी तरह मारी तो मुझे कहीं भी लाइट फिटिंग का कोई नामो निशान नहीं मिला। मैंने उस बुढ़िया से कहा, अम्मा कमरे में अंधेरा बहुत है, कोई डिबिया या लालटेन नहीं है, जला लो। उसने फिर मुझे घूर कर देखा। मैंने मन ही मन सोचा, इस बुढ़िया से कुछ भी कहना गलत लग रहा है, साला कुछ भी कहो। घूरे जा रही है जैसे अभी कच्चा खा जाएगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, अम्मा डिबिया या लालटेन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपना मोबाइल ही जला देता हूं। वह बुढ़िया बोली, रुको, स्विंगर में मेन लाती हूं। इसके बाद वह भीगती हुई बराबर वाले कमरे में जाती है और एक छोटी सी डिबिया लेकर आती है। वह बुढ़िया मुझसे कहती है, गड्ढों के नीचे माचिस रखी हैं, लो इससे जाला लो। मैंने गद्दे के नीचे टटोला तो एक माचिस थी और उसने भी एक ही तीली रखी हुई थी। इधर मैंने बस डिबिया जलाई ही थी कि जय घबराता हुआ आया और चौखट पर खड़े होकर बोला, शिवम शिवम, निधि नीचे नहीं है। मैं भी तुरंत खड़ा हुआ और हैरानी से पूछा, निधि नीचे नहीं है? क्या मतलब है? कहाँ गई? तुम उसे कहाँ छोड़कर आए थे? जय ने कहा, पता नहीं, वो नीचे ही खड़ी थी, बिल्कुल घर के सामने। जिस वक्त मैंने तुम्हारी चीख सुनी मैं ऊपर आया, मैं उसे वहीं छोड़कर आया था। पता नहीं वह कहाँ चली गई। मुझे घबराहट हो रही है। मैंने उसे आसपास देखा, वो यहाँ नहीं है। मैंने जय से कहा, क्या तुमने नीचे के कमरों में देखा? जय बोला, अरे यार, वो नीचे कमरे में क्या करेगी? जब वो घर में नहीं घुस रही थी तो अकेले उन कमरों में कैसे चली जाएगी? मैंने कहा, एक बार जाकर देख लेते, हो सकता है बारिश में भीगने की वजह से अकेले ही उन कमरे में चली गई हो। जय कुछ सोचने लगा। फिर मैंने कहा, ज्यादा सोचो मत, चलो एक बार नीचे चलकर देखते हैं। मैंने उस बुढ़िया की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल चुकी थी। मैंने और जय ने उस कमरे की चौखट से बाहर खुले आसमान के नीचे जैसे ही कदम रखा, वैसे ही आसमान में अंधेरा हो गया। वह अंधेरा बादलों का नहीं था बल्कि रात का था। मुझे हैरानी हुई, क्या हमें इतना समय हो गया कि यहाँ रात हो गई? मैंने तुरंत अपने मोबाइल पर नजर मारी तो अभी शाम के केवल 6:30 बज रहे थे। मुझे उस अंधेरे को देखकर काफी हैरानी हुई।
जय, जो कि काफी टेंशन में था, उसने तो समय पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने जल्दी से मोबाइल अपनी जेब में रखा क्योंकि मोबाइल पर बारिश की बूंदें गिर रही थी। हम लोग जल्दी से नीचे गए। फिर हमने एक बार अपनी टॉर्च जलाई और निधि को आवाज लगाई। नीचे बने 2 कमरों के दरवाजे लकड़ी के ही थे और वे भी टूटे हुए थे। हमने एक कमरे में जाकर देखा तो उस कमरे में 2 बड़ी बड़ी कुटियां रखी थी जिनमें पहले गांव के लोग अनाज रखते थे। निधि हमें उस कमरे में दिखाई नहीं दी। फिर हम बराबर वाले कमरे में गए तो वहां एक चारपाई और एक कुर्सी थी। जैसे ही हमारी नजर चारपाई पर गई तो देखा कि उस चारपाई पर निधि लेटी हुई थी। उसने अपने हाथ अपने माथे पर रखा हुआ था और आंखें बंद कर रखी थीं। निधि ने अपना एक पैर मोड़ के खड़ा कर रखा था और दूसरे पैर को उस मुड़े हुए पैर पर रखकर हिला रही थी। मुझे यह थोड़ा अजीब लगा। जय, जो कि ज्यादा घबराया हुआ था, उसने निधि की उस अवस्था पर ध्यान ही नहीं दिया, जबकि मुझे निधि का इस तरह से लेटना थोड़ा अजीब लगा। जय तुरंत निधि के पास चारपाई पर जाकर बैठ गया और निधि के हाथ को पकड़ते हुए कहा, निधि, तुम यहां लेटी हो और मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ रहा हूं। लेकिन निधि ने जय की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह अभी भी एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख हिलाई जा रही थी। निधि को बेपरवाह लेटा देख जय ने इस बार गुस्से से कहा और निधि को झंझोड़ा, निधि, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बोलती क्यों नहीं? तभी एकदम निधि गुस्से से उठकर बैठ गई। उसकी आंखें चौड़ी होने लगी और वह गुस्से से जय को घूरने लगी। निधि के इस व्यवहार से जय डर गया और एकदम खड़ा हो गया। वहीं चौखट पर खड़ा मैं भी घबराकर कुछ कदम पीछे हटा। जय ने निधि से घबराकर पूछा कि क्या हुआ? निधि, तुम ठीक तो हो ना? निधि अपनी आंखों को बार बार फैला रही थी और अपने ऊपर नीचे दोनों तरफ के दांतों को एक साथ भींचते हुए गुस्सा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई भूत आ गया है। निधि को इस हाल में देखकर न केवल मैं डर गया बल्कि जय को भी घबराहट होने लगी। वह धीरे धीरे अपने कदम पीछे करने लगा और मेरे पास आ गया। मैंने जय से कहा, जय, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, चल यहां से चलते हैं। जय ने कहा, लेकिन निधि। मैंने कहा, मुझे निधि की हालत ठीक नहीं लग रही है, हम अम्मा के पास चलते हैं और उनसे कहते हैं। जय कहता है, नहीं, मैं निधि को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसे मैं यहां लेकर आया हूं। और इस तरह इस हाल में जय एक बार फिर हिम्मत करके निधि के पास जाता है और चारपाई पर बैठता है। धीरे धीरे निधि की आंखें लाल होती जा रही थीं। मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मुझे लग रहा था जय उसके पास जा रहा है, कहीं निधि उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। और फिर आखिरकार वही हुआ। जय जैसे ही चारपाई पर बैठा, निधि ने एक हाथ से उसका गला पकड़ लिया और दबाने लगी। जय छटपटाता हुआ चारपाई से खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह नाकामयाब रहा। मैं भी जय को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निधि की पकड़ बहुत मजबूत थी। एक आम लड़की जो कि पतली दुबली हो, वह किसी का गला इस तरह से नहीं दबा सकती। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता था कि उस पर किसी आत्मा का साया है। मैं निधि से बोला, छोड़ छोड़ मेरे दोस्त को, छोड़ दे इसे। मैंने निधि के हाथ को पकड़कर खींचना चाहा, लेकिन उसने दूसरे हाथ से मेरा गला पकड़ लिया। अब तो मुझे कंफर्म हो गया था कि निधि के अंदर जरूर कोई भूत घुस चुका है। वह अपने दोनों हाथों से हम दोनों के गले दबा रही थी और हम उसका हाथ नहीं छुड़ा पा रहे थे। धीरे धीरे मैंने देखा कि जय बेहोशी की हालत में जा रहा है। फिर मैंने जैसे तैसे करके अपना पैर चारपाई के ऊपर किया और निधि के पेट पर लात मारी। जैसे ही निधि को हल्का सा झटका लगा, वह पीछे की तरफ हुई और उसके हाथ की पकड़ मेरे गले से कमजोर हो गई। बस मैंने इसी बात का फायदा उठाकर तुरंत उस कमरे से बाहर निकलना सही समझा। मैं चौखट पर खड़ा निधि और जय को देखता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अम्मा अम्मा कहकर चिल्लाना शुरू किया, लेकिन अम्मा नीचे नहीं आई। फिर वहीं पड़ी एक पुरानी सूखी लकड़ी उठाकर मैंने निधि पर कई वार किए। निधि को इससे कई चोटें तो आई, लेकिन फिर उसने जय को छोड़ दिया। जय लगभग बेहोशी की हालत में जा चुका था। मैंने जय को सहारा देकर उस कमरे से बाहर निकाला और बाहर बरामदे में बैठा दिया। मैंने जय से कहा, तू यहीं रुक, निधि के पास मत जाना,
मैं अभी आता हूं। मैं ऊपर उस बुढ़िया के पास पानी लेने के लिए चला गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि जब मैं उस औरत को आवाज लग रहा था तो उसने मेरी एक आवाज नहीं सुनी। मैंने सोच लिया था कि ऊपर जाकर उस अम्मा को खूब सुनाऊंगा और कहूंगा कि यहां पर क्या चल रहा है। लेकिन मेरी हैरानी की हद तब हुई जब मैंने देखा कि वह बुढ़िया वहां थी ही नहीं और न वहां उसका कोई सामान था। यहां तक कि मटका और पानी का गिलास भी नहीं था जिसके लिए मैं ऊपर आया था। मैंने मन ही मन कहा, हे भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो वो यही थी। इसके बाद मैं तुरंत दूसरे कमरे में गया। देखा तो वहां वो बुढ़िया जमीन पर बैठी हुई मुझे देखकर हंस रही है। कमरा पूरी तरह से खाली था। उसके हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा था। वो उस लकड़ी को टुकड़े को जमीन पर निरंतर बजा रही थी। मैं नहीं जानता था वो ऐसा क्यों कर रही थी। मैंने उससे गुस्से में कहा, तुम कौन हो और ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? वह बुढ़िया अभी भी मुस्कुराए जा रही थी। मैंने उससे दोबारा पूछा, बताओ तुम कौन हो? हमारे साथ ये सब तुम ही कर रही हो ना? तो वो बुढ़िया तुतलाते हुए बोली, क्या? मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? मैंने गुस्से में कहा, ज्यादा सीधी मत बनो, तुम जादूगरनी हो ना? बुढ़िया हंसकर बोली, क्या मैं तुम्हें जादू करने वाली लगती हूं? मेरे हाथ में तो कोई छड़ी भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मुझे लगा कि मुझे इस घर से निकलना चाहिए, इसलिए मैंने उस बुढ़िया से और बहस करना जरूरी नहीं समझा और जल्दी से नीचे आया। देखा तो अब वहां जय भी नहीं था। मैंने घबराते हुए कहा, जय, जय, तुम कहां हो? लेकिन जय ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह घर में था ही नहीं। मैंने दोनों कमरों में जाकर देखा, कमरे में निधि भी नहीं थी। मैं घबराता हुआ घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा तो मेरे सामने एक ऐसी घटना हुई जिसे मैं आज तक नहीं भूला हूं। वो दरवाजा जो हमारे यहां आने से गिर गया था, वह दरवाजा अपने आप उठा और अपनी जगह पर जाकर लग गया। दोनों किवाड़ अब बंद हो चुके थे। एक तरह से मैं उस घर में कैद हो गया था। मैंने दरवाजे को पीटा, खोलो, कौन है यहां? जय, निधि, कोई है? जय, प्लीज मेरी मदद करो। निधि, दरवाजा खोलो। मैं चिल्ला रहा था लेकिन शायद निधि और जय वहां पर थे ही नहीं। अब मेरा ध्यान ऊपर बैठी उस बूढ़ी औरत पर गया जो हाथ में एक लकड़ी का गट्टा लिए बार बार जमीन पर मार रही थी। मैं ये तो समझ गया था कि जो कुछ भी हो रहा है ये वो बूढ़ी औरत कर रही है। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं वापस उस औरत के पास जाऊं और उससे पूछूं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं बस दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था और लगातार उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं दरवाजा तोड़ दूंगा क्योंकि वह लकड़ी का एक पुराना जर्जर सा दरवाजा था, लेकिन मैं गलत था। मुझे नहीं पता वह दरवाजा इतना मजबूत कैसे हो गया, या फिर कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़े हुए थी, या फिर यह घर ही अजीब था। जब मैंने देखा कि मैं दरवाजे को हिला भी नहीं सकता तो मैं तुरंत खिड़की की तरफ भागा जो कि ठीक जीने के सामने बनी हुई थी। मैं खिड़की की तरफ पहुंचा। खिड़की की जाली लोहे की बनी हुई थी जिस पर झंक लगी हुई थी। मैं सोचने लगा, जब मैं लकड़ी के दरवाजे को ही नहीं तोड़ पाया तो भला इन लोहे की जालियों को कैसे तोड़ूंगा। लेकिन फिर भी मैं एक नाकाम कोशिश करने लगा। मेरी जगह अगर कोई और होता तो वो भी यही करता। मैं कभी खिड़की की जाली को ऊपर से पकड़ता तो कभी नीचे से, और इसी चक्कर में एक जगह मेरे हाथ में कटा हुआ लोहा लग गया और तुरंत मेरे हाथों से खून निकलने लगा। लेकिन मैंने इस बात की परवाह के बिना चीखना, चिल्लाना और उस लोहे की जाली को हिलाना बंद नहीं किया। तभी मुझे सामने पेड़ पर बैठी हुई निधि दिखाई दी। निधि अपने पैर लटकाकर पेड़ की एक शाखा पर बैठी हुई थी। उसके सारे बाल आगे की तरफ थे, मानो वह कोई चुड़ैल हो। वह अपने पैर अभी भी हिला रही थी। उसके पैर पूरी तरह से काले थे। मैं निधि की पहचान उसके कपड़ों से ही कर पा रहा था। मैंने निधि को देखकर तुरंत उसे आवाज लगाई, निधि, निधि, मुझे यहां से बाहर निकालो, प्लीज दरवाजा खोलो। लेकिन निधि बार बार अपने पैर हिला रही थी और मैं भी बार बार उसे आवाज लगा रहा था। फिर एक पल ऐसा आया
कि निधि पेड़ से हवा में उड़ती हुई आकर मेरी खिड़की के सामने लटक गई। उसके इस तरह उड़कर आने से मैं बुरी तरह चिल्लाया और तुरंत पीछे की तरफ गिर गया। वह खिड़की की जाली को पकड़कर लटकी रही। तभी हवा का एक झोंका आया जिस कारण निधि के बाल पीछे हट गए और उसका चेहरा देखकर मैं पूरी तरह हिल गया, क्योंकि वो निधि का चेहरा था ही नहीं। ये तो उस बूढ़ी औरत का चेहरा था जो कुछ देर पहले ऊपर कमरे में बैठी थी। अचानक वह चेहरा बदलकर निधि का ही हो गया। मुझे नहीं पता वह मेरा वहम था या सच में चेहरा बदला था। उसका चेहरा पूरा खून से सना हुआ था, लेकिन वही ढंसी हुई आंखें, चेहरे पर झुर्रियां टपकता खून। मेरी आंखों के आगे तो बेहोशी आने लगी थी, लेकिन मैंने तुरंत निधि के चेहरे से अपनी नजर हटाई। फिर धीरे धीरे निधि हवा में उड़ती हुई थोड़ी पीछे हटी। अचानक उसका शरीर अकड़ने लगा, उसके हाथ पैर मुड़ने लगे। धीरे धीरे एक तेज हवा के साथ वह सामने पेड़ से जा टकराई और फिर मुंह के बल नीचे गिर गई। मुझे उस समय यह लगा था कि निधि को बुरी तरह चोट आई होगी। यह मंजर देखकर मेरी सांसें लौट बदलने लगी थी। मैं डरता लड़खड़ाता हुआ जीने की तरफ बढ़ा। अचानक मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं एक एक सीढ़ी पर कदम रख रहा हूं, पिछली सीढ़ी टूटकर चकनाचूर हो रही है। मैं जल्दी से ऊपर की तरफ भागा और देखते ही देखते वो पूरा जीना टूटकर बिखर चुका था। अब नीचे जाने के लिए मेरे पास कूदने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन मैं नीचे जाना भी नहीं चाहता था। अब बारिश थम चुकी थी, लेकिन अंधेरा अभी भी कायम था। मैंने अपने आसपास देखा। मेरा फोन मेरे पास नहीं था, शायद वो नीचे ही गिर गया था। जहां मैं खड़ा था वहां पर ऊंची ऊंची दीवारें थीं, जिस वजह से मैं बाहर या नीचे का दृश्य नहीं देख पा रहा था। इसलिए मैं उस कमरे में बढ़ा जहां वह औरत बैठी थी। वहां अभी भी अंधेरा था। मैं चुपचाप कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया। मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। मैं यही सोच रहा था कि यहां से कैसे निकलूं, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरा चीखना चिल्लाना भी व्यर्थ था। तभी मुझे किसी के खांसने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज मेरे करीब आती जा रही थी। कमरे में अंधेरा था और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो आवाज और करीब आती गई और अचानक मेरे सामने वो बुढ़िया आ धमकी, अपने चारों ओर एक रोशनी लिए हुए। उसकी आंखें चमचमा रही थीं। मैं डर के मारे चीख पड़ा, छोड़ दो मुझे, जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। अचानक वो बुढ़िया एक धुंध में गायब होती चली गई। फिर मैंने चैन की सांस ली और कमरे से बाहर निकला। अंधेरे में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन दीवारें कहीं कहीं से टूटी हुई थीं। मैंने सोचा कि इन दीवारों को तोड़कर देखता हूं, क्या पता दीवार टूट जाए। अगर दीवार टूट गई तो मैं यहीं से कूद जाऊंगा, थोड़ी बहुत चोट ही तो आएगी, कम से कम मरने से तो बच जाऊंगा। जमीन पर कुछ टूटी हुई ईंट गिरी हुई थी। मैंने एक बड़ी ईंट उठाकर सामने दीवार पर मारा। दीवार हल्की सी हिली। मुझे थोड़ा सुकून मिला और मन में एक उम्मीद भी जागी। मैंने दोबारा वही ईंट उठाकर मारी। इस बार दीवार तो हिली, लेकिन साथ ही वो ईंट भी टूट गई। लेकिन मैंने टूटी ईंट से ही दीवार को तोड़ना शुरू किया। दीवार केवल हिल रही थी, टूट नहीं रही थी। फिर मैंने जोर जोर से लाते मारना शुरू किया। दीवार में थोड़ी बहुत चटक आने लगी थी। अब मेरे अंदर एक और जुनून आ गया। लेकिन तभी एक आवाज आई। वह आवाज घबराती हुई आवाज थी, मेरा घर मत तोड़ो। वो आवाज सुनकर मैं बिल्कुल शांत हो गया। मैंने पलटकर इधर उधर देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया। फिर मैं बोला, कौन है यहां? वो आवाज फिर आई, मेरा घर मत तोड़ो। मैंने कहा, मैं ये घर नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मुझे यहां से निकलना है। मैं यहां से जाना चाहता हूं। कौन है यहां? सामने आओ। उसके बाद बराबर के कमरे से ही वह बूढ़ी औरत निकल कर आई। मैं उसे देखकर हैरान रह गया कि ये उसकी आवाज थी। कुछ देर पहले तक वे दोनों कमरे खाली थे। अचानक वो औरत वहां कैसे आ गई, ये देखकर मैं डर गया। मैंने कहा, तुम कहां से आई? नीचे का जीना तो टूट हुआ है और तुम तो कमरे में भी नहीं थी। उस औरत ने कहा, मैं यही हूं और यही रहती हूं। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने पूछा, लेकिन यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या यह तुम कर रही हो? औरत बोली, मैं करना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैंने पूछा, कैसी मजबूरी?
वह बूढ़ी औरत बोली, मेरी आत्मा अशांत है। मेरी आत्मा यहाँ आते जाते हर व्यक्ति से बदला लेना चाहती है। मैंने पूछा, लेकिन कैसा बदला? और भला तुम हमसे कैसा बदला लेना चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या किया है? वह बूढ़ी औरत बोली, तुम शहर के लोग बहुत बुरे होते हो। तुम लोग अपने फायदे के लिए हम गरीबों पर जुल्म करते हो, हमारी जमीन छीनते हो। जब उससे भी दिल नहीं भरता तो हमें मार देते हो। ये सुनकर मुझे उस बुढ़िया पर तरस आ रहा था। उस समय न जाने उसके चेहरे पर कैसी मासूमियत फैल गई थी जो मुझे उसके दर्द को जानने के लिए उत्सुक कर रही थी। मैंने पूछा, अम्मा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे साथ किसने गलत किया है? मेरे ऐसे पूछने पर उस बूढ़ी औरत की आंख से एक आंसू टपका। उसने एक नजर मेरी ओर देखा और कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। वो बूढ़ी औरत बोली, आओ कमरे में चलो, बताती हूं। मुझे कमरे में जाते हुए डर लग रहा था, लेकिन उस समय मरता क्या न करता। मैंने सोचा कि मैं बुढ़िया की बात सुन लेता हूं, फिर इससे यहां से निकलने का रास्ता पूछूंगा। मैं उस बूढ़ी अम्मा के साथ कमरे में चला गया। उस कमरे में अभी भी डिबिया जल रही थी। मैं एक बार फिर हैरान हो गया, क्योंकि अब फिर से सारा सामान वैसे का वैसा ही था जैसा कुछ समय पहले था। वही पुराना सा फटा हुआ गद्दा, एक मटका। हालांकि मुझे अपनी सोच पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या कुछ देर पहले जब मैं यहाँ आया था और यहाँ कोई भी सामान नहीं था, वो मेरा वहम था, या फिर सच में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था? फिर मुझे लगा, हो सकता मुश्किलों में घिरे होने की वजह से मुझे कोई धोखा हुआ हो, लेकिन इतना बड़ा धोखा। खैर, मैंने अपनी सोच पर पर्दा डाला और मैं गद्दे पर बैठ गया। अब उस बूढ़ी औरत ने बोलना शुरू किया। मैं इस गांव की सबसे अमीर औरत थी। मेरा आदमी रामविलास इस गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। वो एक पहलवान था और साथ ही गांव का प्रधान भी था। हम इस गांव के सबसे खुशहाल परिवार थे, लेकिन हमें बस एक ही दुख था कि हमारा कोई बच्चा नहीं था। बच्चों की चाहत में हमने क्या कुछ नहीं किया। जैसा जैसा लोगों ने हमसे करने को कहा, हमने वैसा वैसा किया। कई मंदिरों में जाकर मन्नतें मांगी। लोगों का कहने पर हम दरगाहों पर भी गए। जो हमसे जहां के लिए कहता, हम वहां चले जाते और मन्नत मांग कर आते। लेकिन हमारी किस्मत में बच्चे का सुख था ही नहीं। शादी के 25 साल तक हम यूं ही दर दर भटकते रहे, लेकिन हमें कोई औलाद नहीं हुई। उसके बाद हमने यही सोचकर अपनी जिंदगी काटना शुरू कर दी कि हम ऐसे ही रहेंगे। हमारे गांव में एक किसान का बेटा था, अनिरुद्ध। जब वह 8 साल का था तो उसके माता पिता दोनों का देहांत हो गया था। उसके परिवार में उसकी दादी के अलावा कोई दूसरा सदस्य नहीं था। उसके माता पिता के देहांत के बाद उसकी दादी भी चल बसी। अब वह अकेला हो गया था। उनकी ज्यादा जमीन भी नहीं थी और वो आदत का भी सही था। धीरे धीरे मेरे कानों तक ये बात आई कि अनिरुद्ध कई कई दिन भूखा रहता है। ये सुनकर मेरा कलेजा पसीज गया। मैंने उसी दिन अपने घर में काम करने वाले नौकर को अनिरुद्ध के पास भेजा और उसे अपने घर बुलाया। मैंने उसे देखा, वह बिल्कुल कंकाल हो रहा था। मुझे उसे देखकर बहुत तरस आया। मैंने उसे पेट भरकर खाना खिलाया। खाना खाने के बाद वो बहुत रोया और उसने मेरा बहुत आभार व्यक्त किया। उसने मुझे देवी बताया, अन्नपूर्णा बताया। हालांकि मैं इस लायक नहीं थी। इंसान तो अपने भाग्य का ही खाता है। उस समय अनिरुद्ध वहां से चला गया, लेकिन मैं यही सोचती रही कि अनिरुद्ध का इस दुनिया में कोई नहीं है और हमारे बाद हमारी जमीन जायदाद को देखने वाला कोई नहीं है। हमारी ये जगह हमारे पूर्वजों की थी, जो कई 100 साल से यहाँ थी, और हमारे पूर्वज भी यहाँ रहते आए हैं। रामविलास जी और मुझे हमेशा यही लगता था कि हमारा कोई तो वारिस होता जो इस जमीन पर रहता और इसकी देखरेख करता। ऐसे में जब मेरी नज़र अनिरुद्ध पर पड़ी तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अनिरुद्ध को गोद ले लूं। मैंने इस बारे में रामविलास जी से बात की। पहले तो उन्होंने मना किया कि नहीं, ये सही नहीं है, अपना खून अपना होता है। आज तो वो हमारा बेटा बन जाएगा, लेकिन हमारे मरने के बाद वो इस जगह को बेच देगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैंने रामविलास जी से कहा, ऐसे भी हमारे मरने के बाद कोई न कोई इस जगह को बेच ही देगा।
मरने के बाद कौन सा आपके नौकर यहाँ इस जमीन की देखरेख करेंगे? कोई भी कब्जा कर लेगा। मेरे बहुत मनाने के बाद रामविलास जी अनिरुद्ध को अपने साथ रखने के लिए मान गए। अनिरुद्ध का साथ पाकर मैं बहुत खुश थी। हमने अनिरुद्ध का एक स्कूल में दाखिला भी करवाया, उसे पढ़ाया लिखाया। धीरे धीरे वो बड़ा होता गया और हमारा सहारा बनता गया। फिर एक दिन उसने हमसे शहर जाने के लिए कहा, लेकिन इसके लिए रामविलास जी नहीं माने। उन्हें तो यहाँ इस जमीन की देख रेख के लिए कोई चाहिए था और मैंने भी उन्हें यही कहकर मनाया था कि अनिरुद्ध हमारे बाद हमारी जमीन देखेगा। अब मैं भी उनसे क्या कहती, इसीलिए मैंने अनिरुद्ध को समझाया कि वो शहर न जाए। हमने ये सारी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दी, तुम यहीं रहकर इसकी देख रेख करो। लेकिन अनिरुद्ध ने भी हमारी एक नहीं सुनी। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। अब हम भी क्या करते, उसकी जिद के आगे हमें झुकना पड़ा। मेरा भी मन नहीं था कि अनिरुद्ध मुझे छोड़कर जाए, लेकिन मैं उसे अपने सगे बेटे की तरह चाहती थी, इसलिए उसकी जिद को मना नहीं कर पाई। लेकिन कौन जानता था कि अनिरुद्ध जब शहर से वापस आएगा तो हमारे प्रति उसका प्यार बदल जाएगा। अनिरुद्ध हमसे यह कहकर शहर गया था कि वह कुछ सालों में लौट आएगा और आने के बाद उनकी जमीन की देखरेख जरूर करेगा। ना चाहते हुए भी हमने उसकी बातों पर यकीन किया और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। जब अनिरुद्ध शहर में था उस समय रामविलास जी ने मुझसे कहा था कि मैं अनिरुद्ध को सारी जायदाद से बेदखल कर दूंगा और सारी जमीन केवल तुम्हारे नाम कर दूंगा, क्योंकि उस समय उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी। लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि नहीं, मुझे यह सब चीज नहीं चाहिए। अनिरुद्ध को मैंने केवल इस जमीन की देखरेख के लिए नहीं पाला था, उसे तो मेरी ममता ने पाला था। आप मानने को तैयार नहीं थे, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि उसे गोद ले लीजिए ताकि वह कल को हमारी जमीन को देख ले। लेकिन रामविलास जी भी अपनी जिद पर अड़े थे। मैं दोनों के बीच फंसी हुई थी। इससे पहले कि रामविलास जी कचहरी जाकर सारे कागज मेरे नाम कराते, उससे पहले ही उनका देहांत हो गया। हालांकि मुझे रामविलास जी के लिए बहुत दुख था। वह मेरे जीवन साथी थे। उनके बिना मेरी जिंदगी कटना बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन मैं इस बात को लेकर सुकून में थी कि अनिरुद्ध जायदाद से बेदखल नहीं हुआ। रामविलास जी के जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई थी। गांव के लोग मेरे पास आते जाते रहते थे, लेकिन कब तक? एक आध घंटा बैठकर वे लोग भी अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते थे। अब मेरे पास एक ही सहारा था, अनिरुद्ध। मैंने उसका लंबे अरसे तक इंतजार किया, यहां तक कि मैंने गांव के कुछ लोगों के द्वारा उस तक ये खबर भी पहुंचाई कि रामविलास जी का देहांत हो चुका है, लेकिन वह तब भी नहीं आया। धीरे धीरे मुझे रामविलास जी की बातें याद आने लगी कि वह अनिरुद्ध के बारे में क्या कहते थे। उनका हमेशा यह कहना था कि अपना खून अपना होता है, पर अब मुझे उनकी बात सच लग रही थी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। फिर एक दिन वो आया। वो बूढ़ी औरत कुछ देर के लिए शांत हो गई। मैं भी चुपचाप बैठा रहा। मैं उसके आगे बोलने का इंतजार कर रहा था। फिर उसने गहरी सांस ली और बोली। अनिरुद्ध आया और उसने मुझसे कहा कि मैं इस जगह को बेच दूं। अचानक वो बुढ़िया गुस्से में चिल्लाकर मुझसे बोली, तुम ही बताओ, मैं अपने आदमी की जमीन को कैसे बेच देती? ये उसके पुरखों की जमीन थी। उसके अचानक चीखने पर मैं एकदम डर ही गया था। मैंने घबराते हुए उनसे पूछा, तो आपने क्या किया? उस औरत ने कहा, नहीं, मैं जमीन नहीं बेच सकती, कभी नहीं, और ना मैं किसी को ये घर दे सकती। अनिरुद्ध ने मुझसे बहुत कहा कि मैं यह जमीन एक बड़े बिल्डर को बेच दूं और इसके बदले बहुत सारे पैसे ले लूं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। अनिरुद्ध को यह बात अच्छे से पता थी कि जमीन के कागज अनिरुद्ध के नाम पर है, और धीरे धीरे उसके कानों तक यह बात भी आ गई थी कि शायद रामविलास जी ने यह जमीन अब मेरे नाम कर दी है। अनिरुद्ध ने मुझसे इस जमीन के कागज मांगे, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि कागज कहाँ है। इसके बाद वह खुद ही कचहरी चला गया और कागज निकलवाने लगा। तब पता चला कि जमीन अनिरुद्ध के नाम पर ही है। मेरे नाम करने से पहले ही उनका देहांत हो गया था। मैं अनिरुद्ध से भीख मांगती रही कि वह इस जमीन को छोड़ दे,
मुझे यहाँ अकेला रहने दे, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। वह शहर से कुछ बिल्डर को लेकर आया और उसने हमारी जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हमारे सारे खेत ले लिए और हद तो तब हो गई जब मेरे पास यह बचा हुआ घर भी वह छीनना चाहता था। मैंने उससे कहा कि यहाँ मेरे आदमी रामविलास जी की यादें बसती हैं, इसे तो छोड़ ही दे, ये उनके पुरखों का घर है। लेकिन वो नहीं माना। उसने मुझे जबरदस्ती इस घर से निकालने की कोशिश की और अंत में गांव वाले भी तमाशा देखते रह गए। ऐसा नहीं है कि गांव वालों ने अनिरुद्ध को समझाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन पता नहीं उसे क्या हो गया था। पहले तो वो ऐसा नहीं था। शायद शहर जाकर पैसे के लालच ने उसे ऐसा बना दिया था। जब मैं इस घर से निकली तो मुझे पड़ोस की ही एक औरत ने अपने घर पर आसरा दे दिया। उस दिन मुझे पता चला कि अगले दिन यहाँ पर कंपनी की तरफ से एक बुलडोजर आएगा और इस घर को तोड़ देगा। ये सुनकर मेरा दिल तो बुरी तरह बैठ गया। मैं वो घर किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ने दे सकती थी, इसलिए मैं रात चुपके से घर में आकर छिप गई। अगले दिन मैं सो रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था कब वह घर तोड़ने वाली मशीन आई और उसने घर पर बुलडोजर चला दिया और मैं जिंदा ही दफन हो गई। उसके मुंह से यह सुनकर कि मैं जिंदा ही दफन हो गई, मेरी सांसें वहीं की वहीं रुक गई। मतलब जिस बात का मुझे शक था वो सच था। ये बुढ़िया कोई औरत नहीं बल्कि एक आत्मा है। मेरे होंठ कंपकपाने लगे। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन वह बढ़िया बोली, और तब से मैं हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गई हूँ। कमबख्त अनिरुद्ध ने मेरा अंतिम संस्कार तक नहीं किया, जिसे मैं अपना बेटा मानती थी। उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुम ये देख रहे हो, आसपास जितनी भी जमीन है यह सब हमारी है, लेकिन मैंने मरने के बाद भी अपने आदमी की जमीन को नहीं छोड़ा। आज भी जब भी कोई यहाँ पर जमीन लेने की सोचता है तो मैं उसके साथ ऐसा करती हूँ कि वह यहाँ वापस दोबारा नहीं आता। आज तुम लोग आए हो, मुझे नहीं पता कि तुम क्यों आए हो, लेकिन मैं तुम्हें वापस जाने नहीं दूंगी। मैं अपनी जगह पर किसी को भी कब्जा नहीं करने दूंगी। यह हमारे पुरखों की जमीन है, यह मेरी जमीन है और हमेशा मेरी ही रहेगी। इतना कहते कहते अचानक उस बूढ़ी औरत के चेहरे का रंग बदलने लगा और धीरे धीरे लाल पड़ता गया। मैंने गौर से देखा कि उसके चेहरे के हर एक रोम छिद्र से खून बह रहा था। मैं घबराता हुआ खड़ा हुआ, लेकिन मेरे पैर जाने के लिए उठ नहीं रहे थे। शायद मैं बहुत बुरी तरह डर गया था। जब मैंने अपने पैरों की तरफ देखा तो पाया कि उस औरत ने मेरे पैर पकड़ रखे हैं। मैंने डर के मारे कहा, छोड़ो, मुझे छोड़ो, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन उस औरत की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने दांतों से मेरे पैरों पर काट लिया। मैं बुरी तरह चिल्लाया। मैंने अपने दोनों हाथों से उस बुढ़िया के बाल पकड़कर खींचे और उसे धक्का देकर बाहर की तरफ भागा। जीना तो अब टूट चुका था, लेकिन मैं वहीं से नीचे कूद गया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। जमीन पर काफी सारे ईंट पत्थर पड़े हुए थे। मैंने उनसे दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। दरवाजे हिल तो रहे थे लेकिन खुल नहीं रहे थे। मैंने जय को आवाज लगाई, लेकिन जय का कुछ पता नहीं था। मैंने ऊपर देखा तो वह बुढ़िया छत पर ही खड़ी थी। मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की और उस पर लाते ही लाते बरसा दी। अंत में दरवाजे का एक कोना टूट गया और मैं धक्का देकर बाहर निकला। उस घर से बाहर जाते ही वह औरत रोने लगी। धीरे धीरे उसकी आवाज तेज होने लगी। वह इतनी बुरी तरह रो रही थी जैसे कोई मातम मना रही हो। उसकी आवाज मुझे अब चुभने लगी थी। मैंने ज्यादा सोचा नहीं, मैं बस भागने लगा। मैं जहां भागता मुझे वहां वो औरत दिखाई देती। अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं और भाग पाता। अंधेरा काफी था। भागते भागते पता नहीं कब मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मैं सिर के बल गिर गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैंने पाया कि मैं एक हॉस्पिटल में हूं। उस हॉस्पिटल की हालत भी बहुत ही बुरी थी। जगह जगह दीवारें दरार खाई हुई थीं। मेरे बराबर में एक और मरीज लेटा था। तभी मेरी नजर दरवाजे पर खड़े जय पर गई। मैंने तुरंत उसे आवाज लगाई। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। जय भी भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, तू ठीक तो है? मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूं। और तू कहाँ गायब हो गया था?
तुझे पता है मैं कितना डर गया था। जय ने कहा, यार मैंने वहां जो देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने जय से पूछा, क्या हुआ था तेरे साथ? उसने बताया, जिस समय तू ऊपर गया था मैं बरामदे में बैठा तेरा इंतजार कर रहा था और बार बार जीने की तरफ देख रहा था। धीरे धीरे उस घर में मौजूद सारी छिपकलियां मेरे पास आने लगीं। मेरे कदम धीरे धीरे दरवाजे तक बढ़ते गए। मैंने देखा कि सारी छिपकलियां एक के ऊपर एक चढ़ती जा रही हैं। मैं उनको देखकर घबरा गया था। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर जाने के लिए हुआ वो बंद हो चुका था, लेकिन मैं जैसे तैसे बाहर निकला। बाहर निकलते हुए मुझे निधि मिल गई। उसके पूरे बाल खुले हुए थे। मैं निधि से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा और उसके थप्पड़ से मैं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुलो तो मैं जंगल के घने अंधेरे में पड़ा हुआ था। मेरे पूरे शरीर पर कीचड़ लगी गई हुई थी। न मुझे तुम दिखे और न ही निधि। मैंने आसपास देखा तो बस वो घर था जो देखने में पहले से भी डरवाना लग रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा उस घर में जाता, इसीलिए मैं पहले कार की तरफ गया। वहां कार नहीं थी। फिर मैं हाईवे पर दौड़ता रहा और फिर मुझे एक गांव दिखा। गांव की बाहरी सीमा पर मुझे एक आदमी दिखा जो कि अपनी छोटी सी दुकान बंद कर रहा था। मैंने जाते ही उससे मदद मांगी और तुम्हारे बारे में बताया। जब मैंने उसे इस घर के बारे में बताया तो उस आदमी ने अकेले वहां जाने से मना कर दिया। मैंने उससे बहुत मिन्नतें की। सबसे पहले वो गांव के एक अन्य व्यक्ति को लेकर वहां पहुंचा। रात का काफी हिस्सा तो सिर्फ इसी उधेड़बुन में लग गया कि कौन उस घर के पास जाएगा और कौन नहीं। और फिर जब हम पहुंचे तो तुम हमें बाहर बेहोश मिले। हम तुम्हें हॉस्पिटल ले आए। गांव वालों ने बताया कि लगभग 10 से 15 साल पहले एक औरत को उसके गोद लिए बेटे ने धोखा दे दिया था और वह औरत उस घर में मर गई थी। तब से उस औरत की आत्मा उस घर में भटकती है और आने जाने वाले लोगों को परेशान करती है। तभी मेरा ध्यान निधि की तरफ किया। मैंने पूछा, निधि कहाँ है? तो जय ने कहा, निधि अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर मुझे धक्का लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ उसे? जय ने बताया, जब मैं गांव के आदमियों के साथ तुम लोगों को ढूंढने आया था तब मुझे निधि की लाश पेड़ पर लटकी दिखी थी। उसकी दोनों आंखें बाहर निकली हुई थीं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि हमारे साथ ये सब होगा। मैंने पूछा, अब निधि की लाश कहाँ है? जय ने कहा, पोस्टमार्टम के लिए गई है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई। उन्होंने मुझसे पूछताछ की, लेकिन जो सच था मैंने बता दिया। पुलिस वालों ने किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया क्योंकि कोई इंसान वहां था नहीं। हमारे साथ जो कुछ भी किया वो एक भूत ने किया था। लेकिन हमारे कहने पर पुलिस वालों ने हमारी कार की खोज की तो वो पास की एक नहर में बुरी हालत में मिली। जब हम वापस चंदौसी आए तो हमारे ऑफिस में भी ये खबर पहुंची। ऑफिस में जय को बहुत डांट पड़ी क्योंकि उसके इश्क के चक्कर में निधि की जान चली गई थी। कंपनी वालों को निधि के घर वालों को अच्छा खासा मुआवजा देना पड़ा। कुछ समय बाद मैंने भी वो कंपनी छोड़ दी और दूसरी कंपनी में जॉब करने लगा। तो साथियों, ये थी शिवम के साथ अपनी खुद की बहुत ही भयानक आप बीती। आज तो शिवम ने उस कंपनी में काम करना भी छोड़ दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस हादसे को भुला नहीं पा रहा है। जब भी वो कभी अपने दोस्त जय से मिलता है तो जय भी अपने दिमाग से उस ट्रोमा को आज तक नहीं निकाल पाया है। हालांकि लोगों को लगता है कि काम की वजह से ये डिप्रेशन में होंगे, लेकिन असली सच्चाई तो दोनों दोस्त ही जानते हैं। साथियों, मुझे यकीन है कि ये स्टोरी आप लोगों ने अंत तक सुनी होगी, क्योंकि काफी कम साथी ऐसे होते हैं जो मेरे खास होते हैं और जो सबसे आखिर तक पूरी स्टोरी को सुनते हैं। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि स्टोरी का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और कौन सी जगह पर आपको सबसे ज्यादा डर का एहसास हुआ। आपका नाम लेने की मैं अगली स्टोरी में पूरी कोशिश करूंगा। और जिन लोगों ने पिछली कुछ स्टोरीज पर कमेंट में स्टोरी के बारे में कुछ लिखा है और अपने नाम साथ में हमें सजेस्ट किए हैं, वो है जय प्रकाश सोलंकी बीकानेर, नरेंद्र मलिक, राहुल सिंह राजपूत इंदौर, दिव्या मणिकपुरी, राजा मधुकर झारखंड, प्रतीक्षा गुप्ता आगरा, चेष्टा जयपुर,
यूएस तिवारी लोहारी सिरसा प्रयागराज, अवनीत जालंधर पंजाब, संध्या रामनगर। सभी साथियों को दिल से शुक्रिया और मैं आपके लिए एक और नई कहानी की तलाश शुरू करता हूं।